नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभी आपको 8 तारीख तक 8 नवंबर तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। तो जो जागरूक नहीं हो जागरूक हो जाए और पहले फॉर्म भर ही लें, क्योंकि आज 6 तारीख हो गया और आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 6 के बाद में भी 7 8 2 दिन, और आज अगर ये वीडियो डल जाता है तो आज ही 3 दिन आपके पास समय है मैक्सिमम, तो उसका लाभ उठाएं। सोशियोलॉजी से हैं, सोशल वर्क से हैं, साइकोलॉजी से हैं, या फिर आप एमएसडब्ल्यू किए हुए, वही एमएसडब्ल्यू सोशल वर्क। उसके अलावा जो अगर लॉ वाले स्टूडेंट हैं तो आप इस फॉर्म को पहले भर लीजिए, क्योंकि समय निकल जाएगा तो जब फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे तो इस एग्जाम के लिए बड़ा पछतावा होगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मिशन वात्सल्य के बारे में, और मिशन वात्सल्य के कुछ प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे। इससे आप समझ पाएंगे, चूंकि ये वीडियो YouTube में डलेगा तो आप लोग ये समझ पाएंगे कि इससे किस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। शुरू में जो आज मैं प्रश्न कराने वाला हूं उसमें मैंने आसान लेवल रखने की कोशिश की है, फिर भी उससे भी डीप लेवल, चूंकि ये जो व्यापम का एग्जाम नहीं है, CGPSC का एग्जाम है और इसमें आपके प्रीलिम्स और मेंस के सभी टेस्ट को एक साथ करना है उसे, तो डीप लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि मिशन वात्सल्य के संदर्भ में सही कथन का पर विचार करिए। सबसे पहला कहता है यह कथन यह सतत विकास लक्ष्यों SDG के अनुरूप विकास और बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को प्राप्त करने का एक रोड मैप है। हाँ, जो सतत विकास लक्ष्य है, उस सतत विकास लक्ष्य में बच्चों के लिए एक स्लोगन दिया गया है, किसी भी बच्चे को पीछे ना छोड़े। ये उसका स्लोगन है, किसी भी बच्चे को पीछे ना छोड़े, और उसको प्राप्त करने का एक रोड मैप मिशन वात्सल्य हो सकता है या फिर है, तो इसलिए पहला कथन सही हो गया। दूसरा कथन की अगर बात करूं, दूसरा कथन कहता है कि यह बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, बच्चों का लैंगिक संरक्षण अधिनियम 2012 के क्रियान्वयन की बुनियादी ढांचा बनाता है। तो यह भी कथन सही है कि इसमें पॉस्को के लिए भी, जो पॉस्को के अंतर्गत जो प्रावधान है उसको भी लागू करने की बात की गई है। तीसरा कथन कहते हैं कि बाल संरक्षण सेवा योजना को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। एक्चुअल में पहले ये बाल संरक्षण सेवा योजना ही था, जिसका नाम बदल करके 2020-21 में 20-21 नहीं, शायद 21-22 में मिशन वात्सल्य कर दिया गया। तो ये तीसरा कथन भी सही हो गया। चौथे कथन पर बात करें, यह केवल किशोर न्याय, देखभाल और सुरक्षा हेतु जागरूकता की ओर जोर देता है। यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर केवल शब्द का प्रयोग किया है, इसमें बहुत सारी चीजें और भी शामिल हैं। तो तीसरा कथन, चौथा कथन जो है वो गलत हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो कथन सही होगा वो केवल 1 2 3 ही होगा। अगर आपसे पूछा है सही कथन तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। यह कहता है कि मिशन वात्सल्य के संदर्भ में गलत कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन गलत है? सबसे पहला कहता है कि यह केंद्र प्रायोजित योजना है, तो मैं कहूंगा हाँ, यह केंद्र प्रायोजित योजना है, इसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरा, यह किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रावधानों से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। यह यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो 2012 के प्रावधानों से संबंधित नहीं है, जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि यह संबंधित है। इसका मतलब ये वाला जो लाइन है ये तो गलत हो गया। तीसरा। चौथा देखें, CPS योजना को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जबकि अभी इससे पहले भी देखा था कि शामिल हो चुका है CPS योजना। CPS योजना मतलब होता है चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। अब इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, अभी समझ लेते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये 2 कथन गलत हो गए। पूछा है कि गलत कथन पर विचार करना है, तो विचार कर लिया हमने। 3 और 4 दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर होना चाहिए। अब अगर थोड़ा सा और भी आप समझना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो मैं आपको समझा देता हूं। वैसे मैंने इसको क्लास में समझाया ही है और आगे इसमें और भी चीजें मैं ऐड करूंगा। एक्चुअल में 3 योजनाएं पहले चलती थी।
पहला नाम था जिसको कहा जाता था, पहली योजना जो थी उसको कहा जाता था किशोर न्याय कार्यक्रम। और दूसरी जो योजना थी जिसको कहा जाता था, ये चलता था उसके लिए एकीकृत कार्यक्रम था, जो कि बच्चे सड़क के किनारे रहते हैं उन बच्चों के लिए, सड़क के किनारे रहने वाले बच्चों के लिए एक कार्यक्रम चलता था जो था एकीकृत कार्यक्रम, एकीकृत कार्यक्रम। और तीसरा कार्यक्रम चलता था जिसको कहा जाता था शिशुगृह, शिशुगृह। किशोर न्याय कार्यक्रम जो था, जो पहले चलता था, अभी इसके बाद क्या हुआ, कैसे चेंज हुआ वो भी देख लेंगे। किशोर न्याय कार्यक्रम जो पहले चलता था, ये चलता था देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, या फिर वो बच्चे जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनके लिए। कुल मिला के अगर आप किशोर न्याय जो अधिनियम 2015 का है उसमें जो प्रावधान लागू करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, उन्हीं सब चीजों के प्रावधान को लागू करने के लिए ये योजना था किशोर न्याय। दूसरा योजना मैंने बताया एकीकृत कार्यक्रम, ये किशोर न्याय योजना था ना, एकीकृत कार्यक्रम। तो जो बच्चे सड़क के किनारे हैं उन बच्चों की देखभाल के लिए एकीकृत कार्यक्रम थे। और शिशुगृह जो था, जो कि बच्चे उन बच्चों के लिए था जो बच्चे घरों में रहते हैं और उनके देखभाल को सुनिश्चित किया जाए, उनको सहायता दिया जाए, उसके लिए शिशुगृह कार्यक्रम था। ये 3 प्रकार के कार्यक्रम प्रोग्राम चलते थे। अब तीनों कार्यक्रम प्रोग्राम को 2009-10 में हटा करके तीनों प्रोग्राम को एक प्रोग्राम लाया गया, जिस प्रोग्राम के अंतर्गत ये तीनों कवर हो जाए। और उस प्रोग्राम का नाम था, या उस योजना का नाम था एकीकृत बाल संरक्षण योजना, एकीकृत बाल संरक्षण योजना। एकीकृत बाल संरक्षण योजना बना, तीनों योजनाओं को मिला के कब बना, तो आपका उत्तर होगा कि लगभग 2009-10 में ये योजना बना, तीनों योजना को मिला दिया गया। उसके बाद कुछ समय बीता तो आया 2017 का समय। 2017 में इस कार्यक्रम को बदल दिया गया। 2017 के आसपास का ही समय था मेरे ख्याल से, 2017, 18 या 16, 17 ऐसा कुछ था। तो 2017 में इसको बदल करके एकीकृत शब्द हटा दिया गया और बोला गया कि ये जो योजना है इसका नाम होगा बाल संरक्षण योजना। – 2017 लिख देता हूं, बाकी आपको क्लास में इसको अपडेट है, थोड़ा भूल गया हूं। और फिर जब इसको 2021-22 में इसी को बदल दिया गया और इसी को बोला गया मिशन वात्सल्य। तो ये आपको योजना का क्रम, सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। कभी कभी पूछता है आईसीपीएस या सीपीएस, मतलब आईसीपीएस का मतलब है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। इसी को अगर अंग्रेजी में बोलेंगे, कभी कभी अंग्रेजी में लिख देता है शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको ध्यान रखना है आईसीपीएस का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। उसी प्रकार से सीपीएस लिखेगा तो चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, और मिशन वात्सल्य तो है ही। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है मिशन वात्सल्य के लाभार्थियों के संबंध में निम्न कथन पर विचार करिए। ऑप्शन भी ले आते हैं पहले। पहला कहता है देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे इसमें शामिल हैं। तो अभी ही हमने देखा, जो पहले एक योजना चलती थी किशोर न्याय कार्यक्रम या किशोर न्याय योजना, उस योजना को जब इंटीग्रेट किया गया, मतलब वो सारे प्रावधान इसी में आ गए। दूसरा देखिए कानून का उल्लंघन करने वाले, ये भी किशोर न्याय कार्यक्रम में कवर होता था। तीसरा जो है सड़क पर रहने वाले बेघर और परिवार रहित बच्चे इसमें शामिल नहीं है, ऐसा कहता है। पूछा है कथन पर विचार करना है, सही कथन बताना है, तो इसमें ये भी शामिल है। इसका मतलब क्या है, अगर सही कथन की बात करें तो केवल 1 और 2 सही होगा, बाकी तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा, सड़क किनारे वाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
कहता है मिशन वात्सल्य योजना एक मजबूत कार्यान्वयन ढांचे को विकसित करने के लिए परिभाषित संस्थागत व्यवस्था की परिकल्पना करती है, जिसकी निगरानी किस स्तर पर की जाती है। तो इसकी निगरानी केंद्र, राज्य और जिला 3 स्तर पर होती है। क्लास में इसको बहुत डिटेल में बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है। ये बहुत आसान स्तर के प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न जो पूछेगा इससे डीप पूछेगा। वैसे क्लास में पूरा कवर होगा, कोई समस्या नहीं है। क्लास जो चलेगी वो भी एक अलग तरीके की चलेगी। मिशन वात्सल्य योजना के क्रियान्वयन संरचना के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करिए। कहता है MWCD के सचिव की अध्यक्षता में मिशन वात्सल्य परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा योजना के लिए अनुदान जारी किया जाता है। बिल्कुल यही है प्रक्रिया। दूसरा, मिशन वात्सल्य की केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई राज्य सरकारों के साथ समन्वय और निगरानी करती है। दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन जो है या फिर जो क्लास है वो क्लास एक अलग लेवल की चल रही। अलग क्या है? अलग यही है मेरे दोस्त कि अगर निकालना है तो लग जाओ। इसमें हम लोग तीनों चीजें शामिल कर रहे हैं ना। एक तो थ्योरी, जिसका आप डेमो देख सकते हैं। जब थ्योरी हो जाएगा तो इस थ्योरी को हम माइंड मैप के थ्रू कवर करेंगे। यानी जैसे बच्चे भूलते हैं ना, बाद में भूल जाते हैं कि जो पढ़ा था उस पर कौन कौन सी चीजें रहेंगी, कौन कौन सी चीजें नहीं रहेंगी, तो उसको माइंड मैप के थ्रू कवर करेंगे। मैंने 1.5 से 2 घंटे की क्लास है, उसको 5 से 10 मिनट में पूरा रिवाइज कर लेंगे। तो एग्जाम के टाइम में ना वो रिवीजन आपके काम आ जाएगा। उसके बाद भी जो MCQ है, जैसे अभी MCQ करा रहा हूं, इससे और डीप लेवल का होगा। ये तो थोड़ा हल्का लेवल रखा है मैंने, और डीप लेवल का होगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है CGPSC, जैसे कूट वाला प्रश्न पूछा, वन लाइनर पूछा, जोड़ी मिलान पूछा, सभी प्रकार के कथन कारक, एक कथन सही, 2 कथन सही, 1 कथन गलत, 2 कथन गलत, इस तरीके के प्रश्न पूछता है, तो उसको भी कवर करेंगे। तो ये एक कंप्लीट क्लास होगा। और अगर MCQ कर लेंगे, लास्ट में मान लेते हैं टेस्ट देने का समय नहीं मिला, टेस्ट भी जरूरी है, तो इस MCQ से बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आपको हो सकता है कि बहुत सारे सेम क्वेश्चन भी देखने को मिले, ऐसा भी हो चुका है हमारे क्लास के अंतर्गत, तो वो भी आपके साथ हो सकता है। अगला प्रश्न जो है, मिशन वात्सल्य योजना के कार्यान्वयन, निगरानी और समन्वय के लिए राज्य स्तरीय संस्थागत व्यवस्था की वैधानिक व्यवस्था में कौन शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखें कौन शामिल नहीं है, तो सबसे पहला तो बाल, देखिए इसमें प्रश्न 2 तरीके के पूछता है। एक तो संस्थागत व्यवस्था में वैधानिक व्यवस्था पूछेगा, और दूसरा कार्यान्वयन व्यवस्था पूछेगा। दोनों में अंतर है ना, और वो अंतर अभी इतना घुस के नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप जब क्लास में देखेंगे तो अंतर समझ में आएगा। तो इसके अंतर्गत वैधानिक व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहला नंबर पॉइंट, बाल संरक्षण सोसाइटी शामिल होता है, बाल संरक्षण इकाई भी शामिल होता है, और जिसको बाल संरक्षक एकक के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा देखें, बाल कल्याण और संरक्षण समिति, ये शामिल नहीं होता। जिला बाल कल्याण संरक्षण समिति नहीं होता। किशोर न्याय बोर्ड शामिल होता है। तो यानी 1, 2 और 5 सही है। 1, 2 और 5 सही। आपसे पूछा क्या है, कौन सी व्यवस्था शामिल नहीं है, मतलब 3 और 4 शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, मिशन वात्सल्य योजना के कार्यान्वयन, निगरानी और समन्वय के लिए राज्य स्तरीय संस्थागत व्यवस्था की सेवा वितरण संरचनाओं में कौन सा शामिल नहीं है? जैसे अभी शामिल नहीं पूछा था, अब सेवा वितरण संस्थाओं की बात पूछ दिया। फिर एक बार आपसे पूछेगा वो कार्यान्वयन में कौन शामिल नहीं होगा, कौन शामिल होगा। ये कैसे होता है, सेवा वितरण संस्था क्या है, कैसे काम करता है, कार्यान्वयन क्या है, कैसे काम करता है, वैधानिक क्या है, कैसे काम करता है, ये सब चीजें क्लास में पढ़ाऊंगा। टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना। क्योंकि देखिए, याद करेंगे वैधानिक तो बहुत समय लगेगा, सेवा वितरण याद करेंगे बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर उसी चीज को एक कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए आपके पास, जैसे आपको पता है संसद के 3 भाग होते हैं, अगर याद करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आप डायग्राम में अच्छे से समझ लें और एक
देख ले कि राज्यसभा से बिल लोकसभा, लोकसभा से राष्ट्रपति के पास जाता है। इसीलिए अगर तीनों ना रहे तो संसद का कानून नहीं बन सकता, इसलिए हम संसद के तीनों भागों को देखते हैं। ये समझ में आ गया? तो अब याद ही नहीं करना है कि संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है, विधान वो है राष्ट्रपति। ठीक, तो देखते हैं सेवा वितरण संरचनाओं में कौन कौन शामिल नहीं होता। तो सबसे पहला देखें, अभी हमने देखा कि वैधानिक में शामिल होता है किशोर न्याय बोर्ड, तो सेवा वितरण में तो नहीं ही होगा, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखें राज्य बाल कल्याण संरक्षण समिति शामिल होता है। तीसरा देखें राज्य बालक संरक्षण सोसाइटी, गलत है, शामिल नहीं होता। चौथा देखें राज्य स्तरीय निगरानी समिति शामिल होता है। जिला बाल कल्याण और संरक्षण समिति शामिल होता है, यानी 2, 4 और 5 शामिल होता है। आपसे प्रश्न क्या पूछा है वो देख लीजिए, शामिल नहीं है, इसका मतलब होगा 2 और 3, सॉरी 1 और 3 शामिल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बाल संरक्षण सोसाइटी के संदर्भ में सही कथन है। कौन सा कथन सही है बाल संरक्षण सोसाइटी के संदर्भ में? देखिए, किशोर न्याय मिशन वात्सल्य के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज है, और उस छोटी चीज में एक है बाल संरक्षण सोसाइटी, राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी। राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी भी छोटा है, उससे एक बड़ा चीज है किशोर न्याय अधिनियम जो 2015 वाला है, तो उसके अंतर्गत बाल संरक्षण सोसाइटी है। लेकिन प्रश्न वहां से भी पूछ सकता है, क्योंकि मिशन वात्सल्य से जुड़ा हुआ चीज। ठीक, तो बाल संरक्षण सोसाइटी के संदर्भ में सही कथन है कौन कौन सा? तो पहला कथन कहता है यह किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। बिल्कुल सही कथन है, यह उसी के अंतर्गत स्थापित हुआ है। दूसरा कथन कहता है यह बाल अधिकारों की रक्षा से संबंधित सभी अधिनियम, नियम, विनियम और नीति के लिए लागू होता है। बिल्कुल सही। अब अगला कथन कहता है कि यह अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 के लिए लागू नहीं होता, जो कि गलत हो जाएगा। सही अगर कथन पूछा है तो बी हो जाएगा, 1 और 2। अब ये चीज आपको समझ में, अभी तो जैसे ऐसे प्रश्न पूछ दिया, अभी टिक मार लिए कि हाँ ये चीज समझ में आया, लेकिन जो मिशन वात्सल्य है उस मिशन वात्सल्य के अंतर्गत हमको पॉइंट वाइज चीजें देखनी पड़ेगी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से मुख्य मुख्य अधिनियम को ये शामिल करता है अपने अंदर, पहला बात। और दूसरा बात, जो अधिनियम वो शामिल करता है तो वह अधिनियम क्यों शामिल किया जाता है? रट लेंगे तो कौन कौन से अधिनियम शामिल है वो रट लेंगे, लेकिन अगर समझ जाएंगे कि क्यों शामिल किया गया है तो फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। वैसे अभी ज्यादा लंबा समय ना लेकर के बी आंसर लेकर के चल लेते। अब अगले प्रश्न पर चले, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बाल कल्याण एवं संरक्षण से संबंधित है? कौन कौन सा है? तो अगर किशोर न्याय देखभाल अधिनियम कहें तो यह भी सम्मिलित है बालक के कल्याण से, संरक्षण से। बाल विवाह निषेध अधिनियम ये भी सम्मिलित है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम ये भी सम्मिलित है। अनैतिक व्यापार निवारण मतलब बच्चों को जो खरीद फरोख्त होता था ना, वो चीज, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जब हम मिशन वात्सल्य पढ़ेंगे तो इसको पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो क्लास है, जो आपका पोस्ट है, वो बाल संरक्षण और देखरेख से, ठीक, मतलब बाल देखरेख संस्था यानी बालकों के संरक्षण और देखरेख से संबंधित है, अधीक्षक का पोस्ट। तो ये छोटे छोटे जो अधिनियम है जो आपके क्लास में, जो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया, छोटे नहीं है, ये भी बड़ा है, लेकिन उसके सार को हम जरूर समझेंगे। जैसे मिशन वात्सल्य में आया तो उसके सार को समझ लिए, ताकि आपसे कभी घुमा घुमा के प्रश्न पूछे। जैसे मिशन वात्सल्य में आ गया, आप मिशन वात्सल्य है लेकिन अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम मिशन वात्सल्य में कहीं पर आपके सिलेबस में लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा है, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न पूछेगा। तो तीसरा डी सही हो जाएगा इसमें। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे अगले प्रश्न पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं। कहता है किशोर न्याय बोर्ड के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। कौन सा कथन सही है? सबसे पहला कहता है प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक किशोर न्याय बोर्ड जेजेबी स्थापित करनी अनिवार्य है। अनिवार्य तो है, मानता हूं, लेकिन प्रत्येक ब्लॉक में नहीं, प्रत्येक जिला स्तर पर अनिवार्य है, ब्लॉक स्तर पर नहीं, इसलिए कथन गलत हो गया। दूसरा, जेजेबी यानी जेजेबी मतलब किशोर न्याय बोर्ड, अगर अंग्रेजी में बोले तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड,
जेजेबी के लिए बनाए जा रहे निरीक्षण गृहों में 300 वर्ग फुट के 3 कमरे होते हैं। यह भी कथन गलत है। क्यों? कि हाँ सही है कि 300 वर्ग फुट के 300 वर्ग फुट के कमरे होते हैं, लेकिन 3 नहीं होते, केवल 2 होते हैं। ठीक, तो इसलिए कथन गलत हो गया। तो यहां पर 2 कथन हमारे गलत हो गए। तीसरा कथन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 2 किशोर न्याय बोर्ड संचालित हैं। यह अपवाद है, पूरे छत्तीसगढ़ में केवल एक ही जगह है जो दुर्ग, जहां पर 2 है, बाकी सब जगह एक एक है। तो ये सही हो गया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 28 किशोर न्याय बोर्ड संचालित हैं। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन हो जाएगा 3, 4 सही पूछा है क्या? हाँ, तो 3, 4 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, अब निरीक्षण गृह, अब ये सब चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, कहीं पर है। किशोर न्याय बोर्ड मतलब किशोर न्याय अधिनियम तो है ही 2015 का, लेकिन आपके मिशन वात्सल्य में नहीं है। लेकिन ये मिशन वात्सल्य के अंतर्गत ये सब चीजें शामिल की गई हैं, इसलिए यहां से प्रश्न पूछा है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ये वीडियो। अब मैं मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो पे। आप लोगों से फिर मैं अनुरोध करूंगा और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 8 तारीख अंतिम तिथि है। सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या लॉ है। सोशल वर्क, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में एमए है, और लॉ से अगर आपका यूजी भी है, अंडर ग्रेजुएट भी है, तो फॉर्म को भरिए, बाद में पछताएंगे। नमस्कार।